नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएंट ऑफ डीफैब। इसकी दो वेरिएंट होती हैं, एक हमारे पास मोनोफेजिक है, दूसरा बाइफेजिक है। मोनोफेजिक बहुत ही ओल्ड वेरिएंट है। इनिशियली जब डीफैब इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो मोनोफेजिक वाला डीफैब इंट्रोड्यूस हुआ था। इसकी में जो जूल्स की कैपेसिटी है वो 360 जूल से जो है हम शॉक दे सकते थे, मैक्सिमम जूल्स उसमें है और ये सबसे ओल्ड वर्जन है। अभी वाला जो है बाइफेजिक है और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जूल्स कितना है, 200 जूल्स मैक्सिमम हम इसे हम पेशेंट को जूल से हम मरीज को शॉक दे सकते हैं। इन दोनों में एक तो मेन फर्क ये है कि इसमें 360 जूल्स है और इसमें 200 जूल्स है बाइफेजिक में। याद रखें कि आजकल जितनी भी गाइडलाइन है, जितनी भी रिसर्च है, वो सब ये बाइफेजिक के ऊपर होता है। मोनोफेजिक जो है इसका टाइम तकरीबन गुजर गया, ये अभी अवेलेबल भी नहीं होगा हॉस्पिटल सेटअप में। बहुत कम जगहों पे, अगर जहाँ पे भी वो फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है तो वहां पे आपको मोनोफेजिक मिलेगा, अदरवाइज जो है बाइफेजिक ज्यादा अवेलेबल है और रिसर्च वगैरह भी इसके ऊपर होती है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, इन दोनों में ये सबसे ज्यादा सेफ है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए कि इसमें जूल सबसे ज्यादा थे, तो ज्यादा जूल से शॉक देने की वजह से मसल बर्न के चांसेस या इंटरनल ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते थे, तो इसलिए जो है ये कम जूल्स वाला दिस इज रिकमेंडेड। ये तो हमने मॉनिटरिंग की बात की है, इसकी टाइप्स और वेरिएंट हमने डिस्कस कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शॉक कि हम किस टाइप के शॉक देते हैं। जब हम शॉक की बात करते हैं तो एक हमारे पास है डायरेक्ट शॉक, दूसरा हमारे पास है सिंक्रोनाइज्ड, जिसको हम कार्डियोवर्जन कहते हैं। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट शॉक हम कब देते हैं और कार्डियोवर्जन वाला शॉक हम कब देते हैं, या जिसको सिंक्रोनाइज्ड शॉक हम कब देते हैं। तो इसको दो दो अरिथमियाज को सिंप्लीफाई करें, याद करने के लिए आसानी होगी आपके लिए भी। इसके लिए एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट शॉक हम उन अरिथमियाज को देंगे जिसमें पल्सलेस हो, जो पल्सलेस होंगे। कैसे? इसकी एग्जांपल हमारे पास है वीफेब है, ठीक है, वीफेब है और वीटेक है। जब भी पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, मॉनिटर पे आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो नजर आएगा, लेकिन आप मरीज का पल्स चेक करेंगे तो पल्स नहीं होगा, तो इसको जो है हम डायरेक्ट शॉक देंगे। दूसरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जब भी हमारे पास इस तरह का रिदम आएगा मॉनिटर पे, आप पल्स चेक करेंगे, इसमें हो सकता है कि मरीज का पल्स हो या हो सकता है कि मरीज का पल्स ना हो, लेकिन अक्सर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में मरीज का पल्स नहीं होता है। तो अगेन आपने चेक जरूर करना, इसमें प्लस माइनस है। अगर पल्स है फिर आप कार्डियोवर्जन सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं, अगर पल्स नहीं तो डायरेक्ट शॉक देते हैं। अब सवाल यह है कि कितने जूल से हमें शॉक देने की जरूरत है, तो याद रखें कि इसमें फिक्स्ड 200 जूल से जो है आप डायरेक्ट शॉक देते हैं, जो पल्सलेस अरिथमिया से, चाहे वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो। आप कार्डियोवर्जन या सिंक्रोनाइज्ड शॉक हम कब देते हैं, इसके लिए ये टर्म, ये पॉइंट जो है ना आपने याद रखना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं विद पल्स अरिथमियाज, वो टेकी अरिथमियाज जिसमें पल्स मौजूद है। कौन कौन से हो सकते हैं? एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये वो फिर एक अलग कहानी है। तो इसमें अगर अनस्टेबल है तो डायरेक्ट शॉक देने की जरूरत है। अगर ये स्टेबल है, पहले आप वेल्सलवा टेक्निक आप अप्लाई करते हैं, वो नहीं होता, फार्माकोलॉजिकल अप्लाई करते हैं, वो अगर नहीं होता फिर आप शॉक की तरफ जाते हैं, वो एक अलग कहानी। उसको फिर हम फार्माकोलॉजी के किसी और टॉपिक पे हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल डीफेब के पैरा में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो विद पल्स में हमारे पास एक एसवीटी है, दूसरा आर्टीरियल फिब्रिलेशन। एफएब मरीज को हो या एसवीटी हो, इसमें आप पल्स चेक करेंगे तो मरीज का पल्स हमेशा प्रेजेंट होगा। तो इन अरिथमियाज को सिंक्रोनाइज का बटन दबा के उसके बाद फिर आपने उसको शॉक देने की जरूरत है। जब आप सिंक्रोनाइज का बटन दबाते हैं, इसको सिंक्रोनाइज शॉक या कार्डियोवर्जन दोनों सेम है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम सिंक्रोनाइज्ड वाला शॉक देते हैं तो कितने जूल से हमें शॉक देने की जरूरत है। इसमें रिकमेंडेड ये है कि कम जूल से आप स्टार्ट करते हैं, 50 जूल से आप स्टार्ट करते हैं। इससे अगर मरीज का ब्रेक नहीं हो रहा रिदम 100 जूल, अगर 100 जूल से ब्रेक नहीं हो रहा फिर आप 120 जूल तक आप जाके मरीज को शॉक देते हैं। अब कौन कौन से रिदम्स को शॉक देने की जरूरत नहीं है? नो शॉक। नो शॉक के लिए याद रखें कि एसिस्टल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो ये दो रिदम्स जब भी आपको मॉनिटर में शो हो जाए तो इन दो रिदम्स को जो है शॉक देने की जरूरत नहीं, इसकी मैनेजमेंट अलग है। अगर एसिस्टल है, सीपीआर एपिनेफ्रिन, सीपीआर एपिनेफ्रिन, एवरी 3 to 5 मिनट्स में आप एपिनेफ्रिन रिपीट करते हैं और कंटिन्यू सीपीआर करते हैं पेशेंट का। एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिफरेंस ये होगा कि आपको नॉर्मल रिदम होगा लेकिन मरीज का पल्स नहीं होगा। अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह से आपको पूरा रिदम आपको नॉर्मल है लेकिन मरीज का पल्स नहीं होगा, तो ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये मेडिकेशन की इफेक्ट की वजह से होता है, जो हम एपिनेफ्रिन वगैरह